गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस ये विजन के 16 जून के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। नाफेड दैट इज़ द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लॉन्चेस द फॉराइस ब्रांड ऑयल। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्शन के अंडर क्या होगी, कवर होगी। फाइन, तो आपको पता ही होगा कि एग्रीकल्चर सेक्शन वैसे तो मेंस ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आजकल प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपको थोड़ा सा नाफेड के बारे में पता होना चाहिए कि नाफेड क्या है। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, राइस में हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारी प्रॉब्लम है कि जो हमारे इंडिया में लोग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से फेस कर रहे हैं, तो उस चीज़ को एड्रेस करने की हम बात करते हैं फ्रॉम दैट फोर्टिफिकेशन। फाइन, तो फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है इट इज़ द एडिशन ऑफ की विटामिन एंड मिनरल्स। जैसे हम क्या करते हैं, आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए या डी, ये सब हम अपने स्टेपल फूड में डाल देते हैं। स्टेपल फूड मतलब जो आप रोज खाते हो, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, सॉल्ट हो गया, सो दैट हम अपनी जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है उस पर्टिकुलर चीज़ का वो हम बढ़ा सकें। ठीक है, अभी क्या है, ये जो नाफेड ने जो लॉन्च किया है फोर्टिफाइड राइस ब्रांड ऑयल, तो इसका यही कि हम क्या करें, जो हम आपको पता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा ऑयल की इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, एडिबल ऑयल की, तो उसकी डिपेंडेंसी को हम रिड्यूस कर सकें। इसके अलावा जो राइस ब्रांड ऑयल है वो मार्केट किसके द्वारा किया जाएगा, नाफेड के द्वारा किया जाएगा। अब आप देख सकते हो ये स्टेटस वेरी इंपॉर्टेंट, आप मीन्स में से लिख सकते हो डायरेक्ट जाके। इंडिया नियर अबाउट हर साल 150 लाख टन जो एडिबल ऑयल है वो इंपोर्ट करता है, और इंडिया की जबकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो ओनली 70 to 80 लाख टन है। मतलब कि नियर अबाउट हम 50% क्या करते हैं, अपना इम्पोर्ट करते हैं। राइस ब्रांड क्या होता है, एक तरह का हम क्या करते हैं, ब्राउन राइस में से थिन कोटिंग को रिमूव करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मिलिंग। इसमें जो 15 to 20% जो ऑयल होता है वो डिपेंड करता है राइस की वैरायटी पे और मिलिंग प्रोसेस किस तरह से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। फाइन, तो सिंपल बात है कि वो ऑयल जो हम क्या कर रहे हैं, राइस में से उतार रहे हैं। मतलब कि जो ब्राउन राइस होती है उस पर थिन कोटिंग होती है, हम उसको रिमूव करके क्या करते हैं, उसमें से तेल निकालते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि उसमें से कितना तेल निकलेगा, वो डिपेंड करता है कि वो राइस की क्या वैरायटी है और जो मिल निकाल रही है वो कौन सी प्रोसेस यूज़ कर रही है। ठीक है, अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी फोर्टिफिकेशन क्या होता है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत, ये हम न्यूट्रिएंट्स को आर्टिफिशियल ऐड करते हैं, वो इसलिए ऐड करते हैं बिकॉज वो फूड में ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं होता है, और या फिर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ये लॉस हो चुका था। फूड फोर्टिफिकेशन एक साइंटिफिकली प्रूवन एक मेथड है, कॉस्ट इफेक्टिव है और एक सस्टेनेबल ग्लोबल इंटरवेंशन है SDG 2 में स्पेशली, सो दैट जो हमारे ग्लोबली या फिर इंडिया में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के जो इश्यूज हैं हम उनको एड्रेस कर सकें। बेनिफिट्स क्या है फोर्टिफाइड राइस ब्रांड ऑयल का, सबसे पहले क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो लोअर होगा, जो कैंसर की जो रिस्क है वो रिड्यूस होगा, बिकॉज इसमें हम क्या करेंगे, हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ई ऐड करेंगे। इसके अलावा पर्सन को हम हेल्प कर सकते हैं कि वो अपनी जो रिकमेंड होती है FSSAI के तो जो रिकमेंड डाइट है कि उसमें हमें 25 to 30% विटामिन ए और डी लेना चाहिए, वो भी हम फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आज आपका क्वेश्चन है, आप नाफेड के बारे में मुझे थोड़ा सा बताओगी। अब जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ वो आपको अलग भी अपनी एक नोटबुक में लिख दिया कराओ। ठीक है, क्योंकि ये जो बॉडीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट मेजर्स टेकन फॉर द इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल प्रोग्राम। तो कैसे हम काफ़ी बार पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी। देखो अभी क्या जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये किस डिपार्टमेंट है, ये उस चीज़ का डिपार्टमेंट है सो दैट हम क्या कर सकें, फ्यूल ग्रेड इथेनॉल। देखो इथेनॉल एक तरह का एल्कोहल है, ठीक है, तो ये ऐसे केमिकल भी यूज़ हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, इस तरह का इथेनॉल बनाना है जिसको हम क्या कर सकें, फ्यूल की तरह यूज़ कर सकें। आपको पता है मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, हमारा एम यही है कि हम क्या कर सकें, जो कार्बन एमिशंस है उसको कम कर सकें, या फिर जो हम अपनी क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और डीजल की इंपोर्ट पर जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस कर सकें। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हम क्या करें, डीजल में बायोडीजल मिक्स करने की बात करते हैं और पेट्रोल में बायो इथेनॉल मिक्स करने की बात करते हैं। तो अभी क्या है, जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, कि नोडल डिपार्टमेंट है जो काम करता है सो दैट हम फ्यूल ग्रेड इथेनॉल को प्रमोट कर सकें, और जो इथेनॉल को ये प्रोड्यूस कर रहे हैं डिस्टिलरीज उनको और ज़्यादा हम प्रमोट कर सकें। अब क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, देखो जो ऐसी मिल्स हैं जो मोलेसिस या ग्रेन बेस्ड क्या करते हैं, इथेनॉल प्रोड्यूस करती हैं, हम उनको क्या करते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम दे रहे हैं। मतलब कि अगर उन्हें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट उन लोगों से कम लेंगे। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, मतलब कि इथेनॉल
हमें 5% ब्लेंड करना है E10 या 10% ब्लेंड करना है या 20% ब्लेंड करना है किसका, पेट्रोल के साथ, जो एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। स्पेसिफिकेशन फॉर E12 एंड E15 ब्लेंडिंग हैव बीन नोटिफाइड, फाइन। इसके अलावा हमने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हमें E20 को अडॉप्ट करेंगे एज एन ऑटोमेटिक फ्यूल। E20 का फ्यूल का मतलब क्या है, 20 का मतलब कि हम क्या करेंगे, पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे, ठीक है, और उसी फ्यूल को हम अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो रोड मैप है इंडिया का 2020 से 25 का, वो ऑलरेडी नीति आयोग रिलीज कर चुकी है। अब आपको ये पता होना चाहिए जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, इसके अंडर क्या हम इथेनॉल को ब्लेंड करते हैं पेट्रोल में, सो दैट हम क्या कर सकें, और ये काम कौन करता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होगी, जैसे ONGC होगी, HPCL, VPCL या IOCL, जहाँ पे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो अभी तक क्या कर रही है, पेट्रोल में 10% ब्लेंड कर रही है। बायोइथेनॉल एक अल्कोहल है, जो ऑलरेडी बता चुकी हो, जो कोई भी कार्बोहाइड्रेट या फिर कोई ऐसा मटेरियल जिसमें सेलुलोज कंटेंट है उसके फर्मेंटेशन से बनता है, और या फिर डिफरेंट प्लांट से, ग्रासेस से, ठीक है। जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम था वो देखो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलियम पॉइंट्स ऑफ व्यू कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम होता क्या, ये इससे इंट्रोड्यूस है तो सो दैट हम अपनी जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस कर सकें, अपना फोरेक्स कंजर्व कर सकें, और अपने जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस कर सकें, और अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोवाइड कर मतलब बूस्ट कर सकें, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, उनकी जो वेस्ट चली जाती हैं जो क्रॉप्स, तो उनको हम यूटिलाइज कर लेंगे इन द प्रोडक्शन ऑफ द इथेनॉल, फाइन। इसके अलावा ये जो हमारा जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है वो बिल्कुल उसी लाइन पे चल रहा है जैसे नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है, जो कि 2018 में लॉन्च हुई है। इसके अंदर हमारा टारगेट है कि हमें क्या करना है, कि हमें 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल में, ये 2030 तक करनी थी, लेकिन अभी हमने कुछ दिन पहले करा था कि हम ये जो अपना टारगेट है वो 2025 तक अचीव कर लेंगे। इंडिया का जो प्रेजेंट इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 684 करोड़ लीटर है, और ये जो हमारा टारगेट है वो अभी हमें मतलब जो हमारा टारगेट है उसके लिए हमें अपनी प्रोडक्शन है अबाउट 1000 करोड़ लीटर कैपेसिटी चाहिए, ठीक है। तो अभी करंटली इंडिया इतना कर रहा है और हमारा टारगेट कितना है, 1000 करोड़ का प्रोडक्शन। नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट लॉन्चेस ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है अगेन इकोनॉमी के अंडर कवर होगी। अभी क्या है, जो ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल है वो किसके अंडर होगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के अंडर। ये क्या होगा, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, देखो गाइस अगेन मैं आपको काफ़ी बार पढ़ती हूँ, देखो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स कौन हो गए, जैसे आपका एयरटेल हो गया, रिलायंस जियो हो गया, एंड एनी अदर जो आपको प्रोवाइड करते हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये जो टेलीकॉम ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल है वो किसके अंडर है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के अंदर। उन्होंने क्या बोला है कि जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको जो अब देखो ये लोग भी इक्विपमेंट्स जो खरीदते हैं वो एक उनको सिर्फ वहीं से खरीदने होंगे थ्रू ट्रस्टेड और ऑथेंटिक सोर्सेज ओनली। अब हमने गाइस इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी काफ़ी बार न्यूज़ पढ़ी है, क्योंकि जो इंडिया था उन्होंने ZTE जो चाइना की और हुवाई इन दोनों कंपनीज़ को बैन किया था, और हमारी जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं उनका भी बोला था कि आपको इनके इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करने हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते हैं, हमारा डाटा चुराते हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी जो ये टेलीकॉम ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल है उन्होंने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को बोला है कि आप सिर्फ उन्हीं के इक्विपमेंट यूज़ करोगे जो सिर्फ ऑथेंटिक हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल है इसको लॉन्च किया है एज अ पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, ठीक है। अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव है ये इसके अंडर क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है। अब देखो अब आपने तो बोल दिया टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को कि आपने यहाँ से इक्विपमेंट नहीं खरीदने, तो इसलिए क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी एक लिस्ट नोटिफाई करेगी जिसमें वो सभी के नाम लिखेगी जो ट्रस्टेड सोर्सेज है या जो ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स है, और इनके थ्रू क्या इनसे आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो अंडर दिस गवर्नमेंट विल डिक्लेयर अ लिस्ट ऑफ ट्रस्टेड सोर्सेज एंड ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स कि आप यहाँ से खरीद सकते हो और आपके यहाँ के इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हो। ये जो लिस्ट होता है वो डिसाइड करती है बेस्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमिटी ऑन टेलीकॉम, जो हेड किया जाता है डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा। इसके अलावा एक डेजिग्नेटेड सोर्सेज की लिस्ट भी बनाई जाएगी जहाँ पे लिखा होगा कि यहाँ से तो आपको कुछ भी परचेस नहीं करनी, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड सोर्सेज फ्रॉम होम नो प्रोक्योरमेंट कैन बी डन मे ऑल्सो बी क्रिएटेड। मतलब कि ये बोला है कि एक लिस्ट तो पक्का बनेगी जहाँ पे ये बोला जाएगा कि ये ट्रस्टेड सोर्सेज और आप यहाँ से खरीदो, लेकिन एक और लिस्ट बन सकती है कि हाँ आप इनसे तो बिल्कुल ना खरीदो। इसके अलावा इस डायरेक्टिव में ये भी प्रोविजंस हैं कि हम कौन टेलीकॉम गियर्स को क्वालिफाई कर सकते हैं विच इज़ मेड बाय द डोमेस्टिक प्लेयर्स इन ट्रस्टेड कैटेगरी। इसके अलावा डायरेक्टिव में ये नहीं बोला गया कि आपके पास अभी सपोज करो आपने अगर कोई टेलीकॉम कंपनी है जैसे रिलायंस जियो हो गया या एयरटेल होती है, वो एग्जिस्टिंग अगर ऐसी कंपनी के इक्विपमेंट यूज़ कर रही है जिनको हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, तो ये नहीं कि आप उनको रिप्लेस करो, ठीक है। तो डायरेक्टिव में ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि अगर आप एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो तो उनको रिप्लेस करने की कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। अब जरा हम देख लेते हैं इसका एम ये कि इसका एम ये कि जो चाइना के द्वारा बनाई गई गियर हैं
उनके यूज़ को डिस्करेज करना। और ये क्यों करना, सो दैट हमारी नेशनल सिक्योरिटी बिल्कुल सही रहे। इसके अलावा हमें अपने आप को, इंडिया को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम साइबर अटैक्स, डाटा थेफ्ट एंड अदर वर्चुअल वल्नरेबिलिटी। इसके अलावा हमें क्या करना है, सुपरविजन जो मॉनिटरिंग है उसको एनहेंस करना और इफेक्टिव मैनर में कंट्रोल करना है। इसके अलावा हमारे अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना होता है सप्लाई चेन सिक्योरिटी। फाइन, तो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। बाकी ये जो हमारी जो न्यूज़ थी वो प्रॉपर मेंस ओरिएंटेड है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है टुल्लू स्पीकर्स डिमांड फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस इंक्लूजन इन द ए शेड्यूल। तो गाइस आपको पता है ना, ए शेड्यूल में अभी तक कितनी लैंग्वेजेस है, 22 लैंग्वेज है, और ये आपको पता होना चाहिए। अभी क्या है, अभी मांगा जा रहा है कि ए शेड्यूल में टुलू एक लैंग्वेज है उसको ऐड करने की बात डिमांड की जा रही है। ठीक है, टुलू एक द्रविडियन लैंग्वेज है, मतलब कि साउथ में लैंग्वेज बोली जाती है, और इसको मेनली 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है, एक दक्षिण कन्नड़ में और कर्नाटका के उडुपी में। ठीक है, और इसके अलावा केरला के कसरगोड में बोली जाती है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज यहाँ की है। फाइन, अभी आर्टिकल 343, ये जो गाइस हमारी जो न्यूज़ है GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी। आर्टिकल 343 क्लोज 1 ये बोला जाता है कि हिंदी जो है देवनागरी स्पिरिट में लिखी हुई है, वो हमारे यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखो गाइस, ये हमेशा ध्यान रखना, इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 आया था, उन्होंने बोला था कि हम इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं हिंदी के साथ भी फॉर एवरी ऑफिशियल पर्पस, चाहे वो यूनियन क्या हो या फिर पार्लियामेंट को। फाइन, तो मतलब कि हिंदी के साथ हम इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं एज पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब कि डिफरेंट आपको पता है हमारी डाइवर्सिटी कितनी है, तो इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट ऑफिशियल लैंग्वेज को स्पेसिफाई नहीं करता, ये याद रखना। फाइन, इसके अलावा जो हर एक स्टेट की जो लेजिस्लेचर असेंबली है वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक या उससे ज़्यादा लैंग्वेजेस को अडॉप्ट कर सकती है अपार्ट ऑफ हिंदी। फाइन, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट में अडॉप्ट एनी वन और मोर लैंग्वेजेस यूज इन द स्टेट और हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। मतलब कि अगर हरियाणा है, हरियाणा क्या कर सकता है, हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज को भी अडॉप्ट कर सकता है। अब जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु ऑफ कोर्स तमिल लैंग्वेज को ही अडॉप्ट करेगा। फाइन, इसके अलावा जब तक ये नहीं हो जाता तो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाएगी उस स्टेट की। और काफ़ी स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने ऑलरेडी मतलब कि अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, अपनी रीजनल लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया, जैसे तमिलनाडु ने तमिल कर रखा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने तेलुगु कर रखा है, कर्नाटक ने कन्नड़ कर रखा है। तो इस तरह से उस पर्टिकुलर रीजन ने अपनी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अपनी रीजनल लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया। एट प्रेजेंट ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी भी कि आप किस क्राइटेरिया पे इंग्लिश लैंग्वेज को इंक्लूड करोगे, सॉरी किसी भी लैंग्वेज को आप 8 शेड्यूल में ऐड करोगे। जैसे आपने देखा होगा क्लासिकल लैंग्वेज है, इंडिया में जैसे अभी 6 लैंग्वेजेस हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज में आती है। फाइन, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया होता है कि आप क्लासिकल लैंग्वेज में किसको ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी भी लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में ऐड करना है तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है। पावर 1996 और जो सीताकुंड मोहपत्र 2003 में जो कमेटी बनी थी, उन्होंने कोई क्राइटेरिया सोचा था बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई क्राइटेरिया बना नहीं दिया। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए 22 लैंग्वेज जो 8 शेड्यूल में है। आई होप आपको पता होगा, असामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली एंड डोगरी। इसके अलावा आप देख सकते हो कि अगर तुल्लू लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में ऐड करेंगे तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने नेशन की एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज उसका रिकॉग्निशन दे सकते हैं। इसके अलावा जो साहित्य अकेडमी है वो भी क्या करेगा, इस लैंग्वेज को रिकॉग्निशन देगा, और इवन भी हम उस लैंग्वेज में भी बुक्स को ट्रांसलेट करेंगे। इसके अलावा जो MPs हैं, वो MLAs हैं, वो भी अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हैं पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज में। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं वो ऑल इंडिया जो एग्जाम्स होते हैं जैसे UPSC का हो गया, उनको भी इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है यूनियन होम मिनिस्ट्री हेल्ड हाई लेवल मीटिंग टू रिव्यू प्रिपेयर्डनेस ऑन द फ्लड सिचुएशन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है डिजास्टर मैनेजमेंट में कवर होगी। अभी आपने देखा है मॉनसून आने वाला है, IMD ने काफ़ी प्रेडिक्शन करी है, तो यूनियन होम मिनिस्टर ने अभी हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट कराई है और देखा है कि कौन सा स्टेट कितनी प्रिपेयर्ड है अगर फ्लड वाली सिचुएशन आ जाए। ठीक है, तो होम मिनिस्टर ने क्या किया है, कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स को रिव्यू किया है, जिसमें उन मेजर्स में ये फॉर्मुलेट किया गया है कि किस तरह से हम कौन सी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे अगर ऐसी
फ्लड प्रॉब्लम आ जाए कंट्री में, ठीक है। तो अभी जो हमारा 329 मिलियन हेक्टेयर्स का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें से 40 मिलियन हेक्टेयर एरिया से ज़्यादा फ्लड प्रोन एरिया है हमारे इंडिया का। फाइन, अब क्या डिसीजंस लिए गए जरा हम देख लेते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैं वो एक मैकेनिज्म यूज़ कर रही हैं जिसमें वो क्या करेंगे, डैम्स को डीसिल्ट करेंगे सो दैट वो डैम के स्टोरेज को और ज़्यादा, या डैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको बिल्ड कर सके। डीसिल्ट मतलब कि जो पत्थर वगैरह आ जाते हैं जिसकी वजह से पानी रुकता नहीं है या फिर है ना और स्टोर नहीं कर पाते, तो सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है वो क्या करेगी, डैम्स को डीसिल्ट करेगी सो दैट हम डैम की स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकें। इसके अलावा एक परमानेंट सिस्टम को स्टार्ट किया जाएगा जो फ्लड्स और वाटर लेवल राइज को फोरकास्ट करेगा, मेजर कैचमेंट जोन्स या मेजर जो ऐसे रीजन्स हैं। इसके अलावा एक SOP फॉर्मुलेट किया जाएगा जो क्या करेगा, IMD दैट इज़ द IMD की जो भी वार्निंग्स होगी उनको ब्रॉडकास्ट करेगा टू द पब्लिक एट द अर्लीस्ट। इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम जो भी ऐप्स हैं जो वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड, जैसे उमंग होगा, रेन अलार्म होगा, दामिनी, शायद ये आपको भी नहीं पता होगा, इन सब ऐप्स की पब्लिसिटी करेंगे सो दैट जो जनरल पब्लिक है वो इन ऐप्स को यूज़ करे। फाइन, अब हमारे इंडिया में फ्लड का क्या क्या कोसेस है आपको पता है। तो नेचुरल है, जब बहुत ज़्यादा हैवी प्रेसिपिटेशन हो जाती है ड्यूरिंग द मॉनसून, कपल्ड विद इनएडिक्वेट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर बैंक इरोड हो जाते हैं। मैन मेड क्या रीजंस हो सकते हैं, आपने अच्छे से डेवलपमेंट नहीं कर रखी, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, देन दिस कैन बी अ मेजर कोज ऑफ द फ्लड। इसके अलावा ऑलरेडी फ्लड मैनेजमेंट के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, सबसे पहला है IMD ने अपनी फोरकास्टिंग को इम्प्रूव किया है। इसके अलावा प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन हो रहा है, अभी हमने पढ़ा थ्रू डीसिल्टिंग और ड्रेजिंग ऑफ द रिवर्स। हम क्या कर रहे हैं, अच्छे अच्छे किनारे बना रहे हैं, बिल्डिंग ऑफ एम्बैंकमेंट्स, वाटर शेड मैनेजमेंट, फ्लड जोनिंग एंड ऑल। इसके अलावा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो भी काफ़ी गाइडलाइंस इशू करती रहती है ऑन द फ्लड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम स्पेशली फॉर मुंबई सो दैट हम अर्ली वार्निंग प्रोवाइड कर सकें। फाइन, अब हम बढ़ते अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। अभी क्या देखो गाइस, ये जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल नाम से समझ में आ गया कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था बाय द UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, सो दैट कोई भी अगर सी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है उनको एडजुडिकेट करने के लिए, ठीक है। अनक्लोज आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी है। अब गाइस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है तो आप इसको वहीं पे लिख लेना। 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जो क्या करती है, कोस्टल और जो मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं उनको डिफाइन करती है, क्योंकि आपको पता है सी की कोई लिमिट नहीं होती ना, तो अभी हर कंट्री को लगता है कि यार ये मेरा है, ये मेरा, तो वो क्या करती है सभी कंट्री के अकॉर्डिंग कोस्टल और मैराइन बाउंड्रीज को डिफाइन करती है और सी बेड एक्सप्लोरेशन को रेगुलेट करती है बियॉन्ड द टेरेस्ट्रियल क्लेम्स। लाइक हमें पता है कि हमारा एरिया यहाँ तक का इंडिया का, लेकिन उसके बाद का एरिया किसका है वो सब कौन देखती है, अनक्लोज देखती है, ठीक है, सो दैट हम अपने मैराइन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। अभी के जो रिसेंटली तो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या किया है, एक 2 इटालियन मैराइन्स थी उनके अगेंस्ट केस चल रहा था अनक्लोज में, तो उनके ट्रायल को क्लोज कर दिया है फॉलोइंग का डिसीजन आफ्टर जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है उन्होंने डिसीजन दिया है कि अब ये जो मामला है वो इटली में ट्रायल होगा। फाइन, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट क्लोज ट्रायल अगेंस्ट द 2 इटालियन मैन हु एलिगेडली, जिन्होंने, अब ये जो 2 इटालियन मैन इन्होंने क्या किया था, 2 फिशर मैन को मार दिया था केरला कोस्ट पे, ठीक है, तो इन्हीं के अगेंस्ट केस चल रहा था, लेकिन अभी ये जो केस है उसको क्लोज कर दिया। फाइन, नेक्स्ट है UAPA, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटी में कवर होता है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। अभी क्या है, रिसेंट जजमेंट में जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने बोला है कि जो टेररिस्ट एक्ट जो अंडर UAPA आते हैं वो सिर्फ उन्हीं मैटर्स के साथ डील करेंगे जो हमारे इंडिया के डिफेंस को इम्पैक्ट करते हैं, ना कि ऑर्डिनरी लॉ एंड प्रॉब्लम। मतलब कि देखो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं ना, मतलब कि उसकी डेफिनेशन कभी बहुत से अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इसमें बोल रहे हैं कि हम UAPA के अंडर वही टेररिस्ट एक्ट को कवर करेंगे जहां हमारे इंडिया के डिफेंस इम्पैक्ट हुआ, ये नहीं कि जहां पे नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आई है। फाइन, तो अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग अभी क्योंकि UAPA के जो केसेज हैं 2019 में उसमें 72% इंक्रीज देखने को मिला, इसलिए अभी ये डिसीजन लिया गया। UAPA आपको पता ही है स्पेशल प्रोसीजर देता है सो दैट हम टेररिस्ट एक्टिविटी का डील कर सके अमंग द अदर थिंग। केसेज जो भी होते हैं इसके अंडर वो इन्वेस्टिगेट किया जाता है, दोनों स्टेट पुलिस के द्वारा भी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा भी। अभी क्या है आपको पता ही होगा 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट कर दिया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इवन के इंडिविजुअल हम उसको भी एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है संकल्प से सिद्धि, दैट इज अटेनमेंट थ्रू रिजोल्व स्कीम। अभी क्या है, एक 5 ईयर प्लान है जिसके अंडर जो न्यू इंडिया मूवमेंट है वो स्टार्ट होगा, दैट इज 2017 से 2022 का। इसका एम ये है कि हमें क्या करना है, इंडिया को फ्री करना है पॉवर्टी से, करप्शन से, टेररिज्म से, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म और अनक्लीनलीनेस को, और हमें अपनी एंटायर कंट्री को यूनाइट करना है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट को, सो दैट हम अपना गुड गवर्नेंस को अडॉप्ट कर सके यूजिंग द टेक्नोलॉजी। रिसेंटली के जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं उन्होंने क्या किया, एक ट्राइबल लाइवलीहुड इनिशिएटिव को लॉन्च किया, दैट इज द संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन, जिसके अंदर जो 7 न्यू ट्राइब्स हैं, 7 न्यू ट्राइब्स के इंडिया आउटलेट्स को इनोग्रेट किया जाएगा। इसका एम ये है कि हम क्या करें, जो हमारे ट्राइबल्स हैं हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें सो दैट वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें, सो दैट हम उन ट्राइबल्स लोगों की हेल्प करें कि वो अपनी इनकम इंक्रीज कर सकें और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अपना इंप्रूव कर सकें। नेक्स्ट है डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, काफ़ी बार हम पढ़ते हैं। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली क्या कि एक सक्सेसफुल ट्रायल रखा है ऑफ अ मिलिट्री ट्रेन ऑन द डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। देखो क्या डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर मतलब कि उसके रास्ते में कोई भी अड़चन नहीं आएगी, उस कॉरिडोर पे सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी चलेगी, और ये अगर आर्मी का है तो इसमें सिर्फ आर्मी का सामान चलेगा, ठीक है। तो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी रेलवे कॉरिडोर होते हैं जो हम एक्सक्लूसिवली डेडिकेट करते हैं फॉर द गुड्स एंड कमोडिटी ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट। जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर, जो इनके डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करती है। इसके अलावा इसको हमने 2 में डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है और ईस्टर्न है। जो डेडिकेटेड है वो दादरी यूपी से लेकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाता है मुंबई, और जो ईस्टर्न है वो वेस्ट बंगाल से लेकर पंजाब तक जाता है। फाइन। नेक्स्ट है इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। अभी क्या है, इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की जो इंडस्ट्रियल फेलोशिप प्रोग्राम है उसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इसका एम ये है कि हमें क्या करना है, जो हमारे इंडिया के जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं या जो पोस्ट डॉक करते हैं, पीएचडी के बाद होती है एक पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर्स होते हैं जो साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में है, हम उनको एक्सपोजर देंगे कहाँ पे, जर्मनी की इंडस्ट्रीज़ में या फिर वहाँ के इंस्टीट्यूशंस में। अब ये जो है इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, इसको एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया जर्मनी के द्वारा, सो दैट हम इंडिया और जर्मन में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेटवर्क है उसको इम्प्रूव कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट कर सकें और रिसर्च और टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा डेवलप कर सकें। लास्ट न्यूज़ है दैट इज़ द मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी। अभी क्या है, अब आप देखते हो अगर आप अच्छी दुकान पर जाते हैं, तनिष्क हो गया, पीसी ज्वेलर्स हो गया, तो वहाँ पे आपको हॉलमार्क मिलेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल अपने यहाँ के आसपास की दुकान जाते हो वो आपको बोल देता है कि नहीं हम हॉलमार्क लगवा देंगे लेकिन थोड़ा पैसे ज़्यादा लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ बिना हॉलमार्क के मिल जाता है, ठीक है। अभी क्या है, अब मैंडेटरी हॉलमार्किंग हुआ और ये फोर्स में कब से आएगा, 16 जून से, और अब ज्वेलर्स को अलाउड है कि वो सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट में ही गोल्ड ज्वेलरी को बेच सकते हैं। गोल्ड हार्ड मेकिंग एक तरह का प्योरिटी बताता है उस गोल्ड का, और प्योरिटी सर्टिफिकेशन होता है, और अभी तक ये वॉलंटरी था, मतलब आपकी मर्जी है, अगर आपको हॉलमार्क लेना है तो लो, नहीं लेना तो ना लो। लेकिन अभी ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो क्या करें, हॉलमार्क स्कीम गोल्ड ज्वेलरी के लिए स्टार्ट की हुई है 2000 से। अराउंड 40% जो गोल्ड ज्वेलरी है वो अभी तक हॉलमार्क होती है। लेकिन बेनिफिट्स क्या है हॉलमार्क होने के लिए, ऑफकोर्स उससे उस ज्वेलरी की क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है और वो पब्लिक को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द लोअर कैम, मतलब कि उसका प्योरिटी कम तो नहीं है तो इसमें प्रोटेक्ट करती है। तो गाइस यहाँ पे हमारे जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।